आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से मानव जो आदि मानव के रूप में था, उसने इस इतिहास के लंबे दौर से इस गलियारे को पार करते हुए आधुनिक स्वरूप में पहुंच गया है। ये जो मानव जाति है, इसने आदिकाल के अंदर किस प्रकार से जीवन व्यतीत किया था, ये हमें कहीं कहीं कुछ किताबों के पन्नों में मिल ही जाता है। जैसे कि मानव जो है वो खाना बदोश जीवन जिया करता था, कच्चा पक्का मांस खाया करता था, कंदमूल जंगलों से एकत्र करके अपना जीवन यापन कर रहा था। खाने का अभाव था, भूख वगैरह से और प्यास वगैरह से, यानी कि जल के लिए उसे दूर तक जाना पड़ता था। इसके अलावा उसे मौसम जैसी परिस्थितियों से भी, आंधी बरसात और सर्दी गर्मी या अंधेरे से भी उसे लड़ना पड़ता था और बीमारियों या महामारियों से जूझने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। तो उस प्राचीन कंडीशन से आदि मानव के रूप में से आज जो वर्तमान मानव के रूप में ये पहुंचा है, इसको हमने भी एक किताब के अंदर बांध लिया है जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल की बात करें तो इसका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु क्या है? मानव है और उसके क्रियाकलाप हैं। तो बात करते हैं मानव भूगोल के जनक की। मानव भूगोल के जनक हिक्केटियस को माना जाता है। H.F. टोजर महोदय ने सबसे पहले ये बता दिया था कि भूगोल का जनक हम हिक्केटियस को माने, क्योंकि हिक्केटियस ने महादेश के बाहर की ओर दोनों तरफ जो है सागर से घिरा होने की बात कही है और इन्होंने भूगोल को क्रमबद्ध रूप में लगाया। इसके बाद में बात करें कि भूगोल शब्द के जनक कौन हैं, भूगोल शब्द किसने दिया, तो नाम आता है इरेटोस्थनीज का। ये ईसा से लगभग 300 शताब्दी पूर्व इन्होंने ज्योग्राफिया किताब लिखी जिसके अंदर भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं कि भूगोल जो कि विशेष, जिन्होंने भूगोल के बारे में अभी तक विशेष अध्ययन नहीं किया है, वो तो यही समझते हैं कि पर्वत पठार मैदान झील वनस्पति मिट्टियाँ इसका अध्ययन क्षेत्र है। लेकिन वर्तमान में इसका अध्ययन क्षेत्र जो है बहुत अधिक विस्तारित हो चुका है। शुरुआत करते हैं अपने। देखो, भूगोल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक था भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। अब जो भौतिक भूगोल है, इसमें सिर्फ भौतिक वस्तुओं के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पर्वत पठार मैदान झील तालाब मिट्टियाँ वनस्पति और जीव जंतुओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, खनिजों को, इस प्रकार से। अब इसके बाद में बात करें कि मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम जो मानव से संबंधित, यानी कि एक तो मानव विज्ञान भूगोल, इसके बाद में देखें तो राजनीति विज्ञान का जो एक विषय हमसे जुड़ गया है जिसे राजनीतिक भूगोल कहते हैं। ऐसे ही सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, पर्यटन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक व्यापार भूगोल, तो कृषि भूगोल। तो ये मानव भूगोल के महत्वपूर्ण उपशाखाएं हैं या शाखाएं हैं। तो इनको बात करें तो जैसे अपने एक डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे नदियाँ किस में आएगी? भौतिक भूगोल में। अगर नहर की बात करें जो नदियों से हमने यानी कि मानवकृत है, तो वो मानव भूगोल में आएगी। अगर बात करते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति किसका अध्ययन क्षेत्र है? भौतिक भूगोल का। लेकिन अगर उन्हीं वनों को काटकर मानव ने वहाँ पर कृषि कर ली है, तो कृषि भूगोल मानव भूगोल का पार्ट आ जाएगा, यानी कृषि भूगोल को मानव भूगोल में पढ़ा जाएगा। तो जैसे जंगली जानवर के बारे में पढ़ना है तो भौतिक भूगोल, अगर पालतू जानवरों के बारे में पढ़ेंगे तो मानव भूगोल, यानी कि मानव के पालतू हैं वो। अब बात करते हैं हम कि मानव भूगोल जो विषय है उभर कर आया है, ये शाखा, इस शाखा का जो मुख्य इसका जनक जो है उसे रेडजल को माना जाता है, फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेडजल महोदय जो हैं वो जर्मनी के निवासी थे और इन्होंने एक किताब लिखी, नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी।
जिसका अर्थ है मानव भूगोल। और हम इस मानव भूगोल के अंदर मानव और उसके वातावरण और विशेषकर उनकी क्या है अंतःक्रिया के बारे में समग्र अध्ययन करने वाले हैं। तो रेडजल महोदय ने कुछ विशेष ही शुरुआत करी थी। इन्होंने जो है ये मुख्य रूप से क्या है प्रकृति के पक्षधर थे। इन्होंने प्रकृति को ही विजय माना और मानव को गौण माना। इन्होंने मानवीय क्रियाओं को बिल्कुल ही गौण कर दिया और इन्होंने एक परिभाषा दी जो मानव भूगोल के लिए है। और ये परिभाषा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। इन्होंने मानवीय क्रियाओं का कहीं पर भी नाम नहीं लिया। इसके बाद में इन्होंने एक परिभाषा और दी जिसमें कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और उसके वातावरण के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने कहा पहले तो एक परिभाषा दी जिसमें कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, कि मानव भूगोल में जो कुछ अपने पढ़ेंगे वो सब केवल और केवल क्या होगा वातावरण और पर्यावरण के बारे में होगा। और ये जो पर्यावरण है या ये जो वातावरण है ये भौतिक दशाओं का ही योग है। भौतिक दशाएं मतलब हमारे आसपास के क्षेत्र, यानी कि मानव की महत्ता को इन्होंने गौण कर दिया। इसके बाद में देखें तो इन्होंने दूसरी परिभाषा जिसमें कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और वातावरण के बीच जो संबंध है परस्पर संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन है। इसमें इन्होंने मानव समाज का नाम लिया है लेकिन अभी तक मानव की क्रियाओं का नाम नहीं लिया। तो इन्होंने मानव समाज को सिर्फ यहाँ पर क्या है रहने के लिए ही स्थान दिया, लेकिन मुख्य जो प्रभाव किसका था प्रकृति का था। यानी कि ये मुख्य रूप से प्रकृतिवादी थे, नियतिवादी थे। इनका विश्वास था कि प्रकृति सर्वोपरि है और ये शायद उस समय की बात कर रहे होंगे जब मानव के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ जीवन जी रहा था। अब इनकी शिष्या की बात करते हैं जो नाम है, रहने वाली तो है अमेरिका की, नाम है एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल जिसे ई.सी. सैंपल के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्होंने जो है नियतिवादी यानी कि नियतिवादी विचारों का ही क्या है समर्थन किया और रेडजल जो मुख्य नीतिवादी थे उन्हीं के अंडर ये जो है अपना अध्ययन कार्य कर रही थी। अब जो सैंपल थे उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कि जो प्रकृति है यानी हमारी जो पृथ्वी है वो सब कुछ बदलती हुई है यानी अस्थिर है, जैसे कि इसका घूमना और इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना यानी परिक्रमा। अब इसका ज्वालामुखी भूकंप जैसी आंतरिक किरणें और इसके बाहरी भाग में नदियां पवन जो बाहरी कारक हैं लगातार इसका रूप बदलता ही रहता है। ऐसे कारक जो हैं लगातार इस पर परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि ये पृथ्वी जो है वो अस्थिर है। कहते हैं ना प्रकृति का नियम क्या है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने कह दिया कि ये अस्थिर है और चंचल मानव यानी कि जो हर वक्त कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करता ही रहता है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है पारस्परिक संबंध है उसको इन्होंने मानव भूगोल का अध्ययन केंद्र माना है। जैसे अब क्या है कि क्रियाशील कह दे तो ये प्रकृतिवादी नहीं रहेंगी, क्योंकि क्रियाशील में मानव जो है वो संभववादी हो जाता है, तो मैं कर सकता हूँ। अब इन्होंने भी क्या है रेडजल महोदय के अकॉर्डिंग चलना था, तो इन्होंने जो अस्थिर पृथ्वी है उसके साथ में चंचल मानव को जोड़ा है। एलन चर्चिल सैंपल के पश्चात अब नेक्स्ट अगले जो अपने विचारक थे, भूगोलवेत्ता थे, भूगोलविद थे, उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। क्या नाम है? विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव या जीवों जिसमें मानव भी शामिल है कि जो पारस्परिक संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं, यानी कि दिन रात का होना, ऋतु का बदलना, नदियों का ऊपर से नीचे की ओर बहना, गर्म वायु का ऊपर की ओर उठना और वनों का वर्षा पर आधारित होना, तो ये प्रत्येक जो भौतिक नियम है लगातार हमें पता है कि सभी जो है प्रकृति का एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लगातार क्रियाएं करती है, चलती है। तो ये प्रकृति यानी कि
हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव में विशेषकर जो है वो मानव, उनके जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों का मिला जुला संश्लेषित अध्ययन जो है वो मानव भूगोल कहलाता है। इनके पश्चात बात करें तो जीन ब्रून्स महोदय का नाम आता है, जिन्होंने एक परिभाषा दी। कहा कि वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है हमारी पृथ्वी के ऊपर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इन्हीं भौगोलिक दृश्यों को हम मानव भूगोल में शामिल करते हैं। तो मानव भूगोल के अंदर जो है इन्होंने कहा कि जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है, यानी कि आपने देखा होगा कि मानवीय क्रियाओं से क्या बन गए, बांध बन गए नदियों पर, नदियों में बांध बन गए, सड़कें बन गई, नहरें बन गई, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, स्कूल कॉलेज, यानी कि पूरा पूरा शहर, यानी कि वे दृश्य भूदृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, वे सभी दृश्य हमारी इस पृथ्वी के ऊपर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इनको ही क्या है मानव भूगोल में या मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल किया जाता है। तो हमारे इस मानव भूगोल पर विशेष रूप से 4 जो संप्रदाय हैं उनका विशेष ध्यान रहा था। उन्होंने इसमें विशेष जो है अपना सहयोग दिया है, जिनमें पहले आपने देखा होगा जर्मन के व्यक्ति थे रेडजल महोदय, उसी के साथ में हम्बोल्ट और रिटर का नाम भी आता है, जो अपने आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जर्मन के पास ही है कौन सा, फ्रांस, इधर को, ठीक है। जर्मनी के अगर इधर देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो जर्मनी के पास ही है फ्रांस। फ्रांस महोदय, फ्रांस के जो व्यक्ति थे नाम था विडाल डी ला ब्लास। इन्हीं के साथ में फैब्रे का नाम आता है, जीन ब्रून्स का नाम आता है, डिमांजिया का नाम आता है फ्रांस के, जिन्होंने मानव भूगोल को इतना ऊंचा उठाने के लिए सहयोग प्रदान किया। अब इसके बाद में नाम आता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश भूगोलवेता थे मैकिंडर। अगर इसके बाद में बात करें तो अमेरिका के अंदर कौन थे, आपको पता होगा, रेडजल की शिष्या यानी कि सैम्पल, कुमारी सैम्पल। इसके बाद में अमेरिका के अंदर ही ईसा बोमेन के पश्चात ये हंटिंगटन, कार्ल सावर, इनका नाम भी जो मानव भूगोल के अंदर विशेष इनका योगदान रहा है। तो इनके बारे में विस्तार से अपने आगे पढ़ते रहेंगे, आगे जारी रहेगा अपना क्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।